नमस्कार, मैं समरभूमि सुरेश शर्मा। एक सप्ताह के बाद मैं फिर आपके सामने हुआ हूँ। इसका कारण ये है कि जब से भाजपा की सरकार बिहार में बनी है, सबसे पहले उन्होंने हमारे चैनल को बंद किया है। एक सप्ताह का टाइम था। यही वजह था कि भारत ही नहीं दुनिया भर में इतनी सारी घटनाएं घट गई और हम कुछ भी नहीं बोल पाए। एक सप्ताह का ये टाइम इतना महत्वपूर्ण था, इतना टर्निंग पॉइंट था भारत की क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में, और इसमें जिस तरह से खामोश किया गया मुझे ये बताता है, जैसा कि माओवादी ने साफ साफ कहा है, माओवादियों को ख़त्म करने के बाद यह सीधा अर्बन नक्सल के नाम पर देश के तमाम बुद्धिजीवी प्रगतिशील ताकतों को ख़त्म करने की कवायद यह मोदी सरकार करेगी या कर रही है। इसी सिलसिले में मेरा चैनल भी एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया था, स्ट्राइक लगा दिया था, जिस कारण कि हम आपके बीच नहीं आ सके। बहरहाल आज चैनल हमारा ओपन हुआ है और इसलिए हम जो है अपनी बात को रखने के लिए आपके सामने आए हैं। आज जो महत्वपूर्ण चीज़ हुआ है वो ये है कि 24 तारीख के डेट पर जारी किया गया एक माओवादियों का प्रेस वक्तव्य सामने आया है। 24 तारीख का डेट जरूर इसमें है, लेकिन मिला हम लोगों को एक कल है, और यही कारण है कि इसको हम आज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरा चैनल कल शाम से ही फ्री हुआ है इस मोदी के जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं उसके प्रभाव से। इस पत्र में क्या है और किस तरह चीज़ों को देख रहे हैं, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। और इसके साथ ही यह जो है सीधे मीडिया को संबोधित किया गया है और मीडिया के माध्यम से चीज़ों को रखने की कोशिश की गई है कि आखिर ये मीडिया देश के उन लोगों की बात क्यों नहीं करता है जो उपेक्षित हैं, उत्पीड़ित हैं और उनकी लगातार हत्याएं, नरसंहार की जा रही है। इस सिलसिले में इन्होंने एक नई कमेटी का नाम दिया है उत्तर तालमेल कमेटी। भारत कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की उत्तर तालमेल कमेटी NCC। ये मैंने पहली बार नाम सुना है और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ये नाम पहली बार सुने हैं। उत्तर तालमेल कमेटी NCC मतलब नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी। अब ये पता नहीं नॉर्थ है या फिर इसका क्या अर्थ लगाया जाए पता नहीं, लेकिन इसका ये पहली बार ये रिलीज इस नाम से जारी किया गया है और इसमें मज़ेदार बात है कि किन्हीं का हस्ताक्षर नहीं है, बस जारीकर्ता के तौर पर उत्तर तालमेल कमेटी भाकपा माओवादी दर्ज है। लेकिन यह पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई सारे सवालों को दरकिनार करता है, कई सारे सवालों को स्पष्ट करता है। और जिस तरह से सोनू वेणुगोपाल के माध्यम से भारत की राजनीति को घुमाने की कोशिश की गई है, क्रांतिकारी आंदोलन को खत्म करने की कवायद की गई है, इसमें भी महत्वपूर्ण चीज़ रहा है। इन्होंने एक चीज़ साफ कहा है कि माओवादियों को खत्म करने का तरीका एकमात्र यही है कि संशोधनवाद हावी हो जाए और क्रांतिकारी ताकतें कमज़ोर पड़ जाए, यानी तभी माओवाद को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ की क्रांतिकारी ताकतें इतनी मजबूत है, इतनी प्रबल है कि वह फिर से अपनी चीज़ों को स्थापित कर ले रहा है। और वह वेणुगोपाल राव, मनोजलाल वेणुगोपाल राव, जो कि बदली हुई परिस्थिति का हवाला दे करके सशस्त्र आंदोलन से भाग गए हैं, गद्दारी कर गए हैं, 700 से अधिक लोगों की हत्याएं करवाई है, बासवराज जैसे महासचिव की हत्या करवाई है। इसके साथ ही उन्होंने लगातार संघर्ष करवाने का प्रयास किया है, संगठन को तोड़ने का प्रयास किया है। और इस तरह से CPIM लिबरेशन की तरह तर्ज पर ये या भी नेपाल की जो माओवादी पार्टी थी उसके तर्ज पर प्रचंडवाद को नई हवा देते हुए इन्होंने जो गद्दारी का नया नमूना पैदा किया है और पार्टी को खत्म करने की दिशा में एक के बाद एक बढ़कर कदम उठाया है। इस चीज़ को भी इन्होंने इस पत्र में स्पष्ट किया गया है। हालांकि इस पत्र में इस बात का जिक्र नहीं है देव जी के बारे में, ना ही उनके महासचिव बनने के बारे में जिक्र है। लेकिन इस पत्र ने, अगर ऐसा कुछ होता कि देव जी ने हिडमा को मरवाया है तो यह पत्र भी में देव जी का नाम जरूर होता मनोजलाल वेणुगोपाल राव के साथ में। चूँकि ये पत्र में यह दर्ज नहीं है कि माओवादी पार्टी के जो महासचिव हैं देव जी, उन्होंने कुछ किया है, हिडमा की हत्या करवाई है या कुछ और करवाया है, इसका दर्ज नहीं है। इसलिए सीधा माना जा सकता है कि देव जी आज भी पार्टी के साथ हैं और पार्टी के महासचिव पद पर बने हुए हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट था। लेकिन हम आइए इस पूरे पर्चे को देखते हैं, इस रिलीज को,
किस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने सवाल खड़ा किया है और बाकायदा मीडिया का नाम लेते हुए इन्होंने इस चीज़ को अभिव्यक्त किया है। इस पत्र में जो जारी किया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर में 5 शिक्षकों का तस्वीर दिया गया है, जैसे मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ, ये तस्वीर है ब्लैक एंड वाइट में। उसके नीचे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, उसके नीचे उत्तर तालमेल कमेटी NCC प्रेस रिलीज दर्ज किया हुआ है। इसके बाएं तरफ लाल झंडा है। इस पत्र में जो स्पष्ट दर्ज किया गया है और जिन मीडिया संस्थानों को बाकायदा सीधा संबोधित किया गया है, उसमें नाम है देशीय स्तर पर द वायर, स्क्रॉल, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ट्रिब्यून, स्क्रॉल, रवीश कुमार, अविशाल शर्मा, संदीप पुनिया गांव सवेरा के हैं, बस्तर टॉकीज, रेड माइक, पुण्य प्रसून वाजपेयी, न्यूज लॉन्ड्री, चढ़ती कला टाइम्स, कश्मीर टाइम्स, हरी भूमि हरियाणा, कारवां, वॉइस ऑफ ईस्ट पंजाब, रोजाना स्पोक्स पर्सन को स्पेलिंग सही नहीं है, तो लगता है कि जो लिखे हैं देवजीत तो नहीं हो सकते, दूसरे लोग लिखे इस पर्चे को हैं, इसे रिलीज को हैं, क्योंकि स्पोक्स पर्सन का जो स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक है, जो साफ दिखाता है कि ये पत्र बहुत पढ़े लिखे लोगों ने जारी नहीं किया है। लेकिन जो जारी किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इससे एक चीज़ और समझ में आता है कि यह पत्र निश्चित रूप से किसी आदिवासी नेताओं के माध्यम से ही जारी किया गया है। इसलिए जब हिडमा की मौत होती है, शहादत होती है और उनके लिए लाखों करोड़ों लोग दुनिया भर में रोते हैं, अश्रुपूरित नेत्रों से उनको विदाई देते हैं, तो इस समझ में आता है कि हिडमा की मौत ने कितना बड़ा आंदोलन को खड़ा कर दिया है और माओवादियों के अंदर में जान फूंक दिया है। यह पत्र लगता है कि यही आदिवासी नेताओं ने ही लिखा है, इसलिए कई गलतियां भी हैं, लेकिन वह नज़रअंदाज करने योग्य निश्चित रूप से है, क्योंकि इस पत्र का महत्व सबसे अधिक है सैद्धांतिक तौर पर भी। तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसे नज़रअंदाज करते हैं इन शुद्धियों को और सीधा आगे चलते हैं। रोजाना स्पोक्स पर्सन इत्यादि और दुनिया के स्तर पर BBC, डेमोक्रेसी नाउ, DW, डॉचे वेले, पॉलिस प्रोजेक्ट, अल जजीरा इत्यादि मीडिया वालों को हमारी अपील। इस हैंडबिल में मतलब प्रेस रिलीज में जो आगे दर्ज किया गया है वो महत्वपूर्ण है, वो भी सुनना चाहिए। मैं सीधा सीधा पढ़ देता हूँ। ये 3 पन्ने का में लिखा गया ये प्रेस रिलीज है, थोड़ा बड़ा होगा, आपको धीरज के साथ इसको सुनना चाहिए। दर्ज है, हमारी पार्टी भाकपा माओवादी एक भीषण और अस्थायी सेटबैक का सामना कर रही है और इसीलिए ही भारतीय जनता रोजमर्रा के वर्ग संघर्ष में भीषण और अस्थायी सेटबैक का सामना कर रही है। वे भूख के कारण मर रहे हैं और शासक वर्ग बाढ़ और भूस्खलन जैसी तबाही पैदा कर रहा है। उनके पास आम वायरल के हमले में जीवित रहने के लिए भी उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। उनको जाति, नस्ल, धर्म और लिंग के कारण रोजाना जलील होना पड़ता है। उनको बड़े पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों के द्वारा न्यूनतम वेतन और आजीविका से वंचित किया जा रहा है। भारतीय राज्य के निरंकुश विस्तारवादी क्षेत्र के खिलाफ देश की उत्पीड़ित राष्ट्रीयताएं जैसे कश्मीर, मणिपुर, पंजाब आदि आज़ादी और स्वतंत्रता की निरंतर चाहत रख रहे हैं और वे सभी हालात मौजूद हैं क्योंकि हमारा प्यारा देश भारत भी संकट में है और वह संकट इसलिए है क्योंकि वह साम्राज्यवाद और भारतीय राज्य का मुख्य निशाना है। वास्तव में साम्राज्यवादी ताकतों के दलाल भारतीय शासक वर्ग बुनियादी रूप से देश विरोधी ही है। कोरोना संकट के बाद से अमेरिकी साम्राज्यवाद अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रहा है। एकाधिकार
वित्तीय पूंजी द्वारा देश को बड़े पैमाने पर आर्थिक रूप से लूटने के लिए खनन, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और सॉफ्टवेयर उद्योग में निवेश करना साम्राज्यवादी लूट का उदाहरण है। ये निवेश परजीवी है जो एक तरफ लोगों की जल, जंगल और ज़मीन को लूट रहे हैं और दूसरी तरफ स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस को फलने फूलने की अनुमति नहीं देता है। राजनीतिक आर्थिक स्तर पर AI का जादू और सैनिक स्तर पर मनोवैज्ञानिक हमले का पुनः उभार, अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा हमास और इजराइल के बीच संपन्न की गई शांति वार्ता, साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी के परजीवी चरित्र को तेज करने में मदद कर रहा है। हमारी पार्टी के छापामार आधार क्षेत्रों में, चाहे वो दंडकारण्य हो या बिहार झारखंड हो, में जारी ऑल आउट वार अमेरिकी साम्राज्यवादी ताकतों की पुनर्जीवित नीति का ही एक हिस्सा है। मनोवैज्ञानिक हमले के हिस्से के तौर पर सूरजकुंड योजना को हमारी पार्टी और क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत गद्दारों को पैदा करने के लिए अमेरिकी CIA और भारतीय दलाल राज ने तैयार किया है। परंतु अमेरिकी साम्राज्यवाद बार बार भूल जाता है कि सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में जारी कम्युनिस्ट आंदोलन शासक वर्गीय ताकतों द्वारा नेतृत्व किए जा रहे राष्ट्रीयता आंदोलन से अलग है। सर्वहारा ताकत वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत पर आधारित है और इसीलिए इसकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं भी अग्रणी है और इसका जीत के मुकाम तक पहुंचना भी तय है। हमारी पार्टी साम्राज्यवाद, विशेषकर अमेरिकी साम्राज्यवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग और बड़े जमींदार वर्ग का प्रतिनिधित्वकारी निरंकुश भारतीय राज के खिलाफ अथक संघर्ष कर रही है। इस संघर्ष में पार्टी ने कई उतार और चढ़ाव देखे हैं। पार्टी की स्थापना होने के बाद से ही हमारा इतिहास घुमावदार तरीके से आगे बढ़ा है। कई मौके ऐसे आए जब हमको राख की तरह समझने लगा, पर हम उसी राख से खुद का नवनिर्माण करते हुए सुबह के उस लाल सूरज की तरह क्षितिज पर छा जाते हैं और बादलों द्वारा पैदा की गई बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ते हुए और ज़्यादा चमकदार हो रहे हैं। हम युद्ध के मैदानों में हमारे कई महान कमेडों को खो देने की पीड़ा झेल रहे हैं। हमारी पार्टी हो या इस मामले में किसी भी देश की कम्युनिस्ट पार्टी शासक वर्गों के हाथों नहीं मर सकती है, चाहे वह कितना भी निरंकुश क्यों ना हो। कम्युनिस्ट पार्टी के खत्म होने का सिर्फ एक कारण के बतौर पार्टी के अंदर दो लाइनों के संघर्ष में सर्वहारा लाइन का कमज़ोर हो जाना होता है। इस बात को मैंने कई बार बताया है, इसके पहले भी, और CPI माओवादी के जो मूल प्रणेता रहे हैं, प्रथम महासचिव चारू मजुमदार, इन्होंने भी कहा था, बार बार कहा था, आधुनिक संशोधनवाद के खिलाफ निरंतर संघर्ष जारी रखो। यही कारण है कि इस जो नव संशोधनवाद है, आधुनिक संशोधनवाद है, हर बार नई चेहरे लेकर के मौजूद होता है, नया चेहरा लेकर के आता है और पुरानी गीत को गाने लगता है। जिस तरह से सोनू वेणुगोपाल ने, मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव ने, रितेश ने किया था। इन्होंने बदलती परिस्थिति का हवाला देते हुए पूरी पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया। बदलती परिस्थिति क्या है? बदलती परिस्थिति यही है कि भारत में RSS का साम्राज्य हो गया है और RSS इस देश के अंदर जिस तरह से विभाजन पैदा कर रहा है, मनुस्मृति लागू करने का प्रयास कर रहा है, यही मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव के लिए स्वर्ण युग है और भला वह ऐसा स्वर्ण युग क्यों त्यागना चाहेगा। यही कारण है कि वेणुगोपाल राव के लिए अब क्रांति मायने नहीं रखती, उसके लिए अब सत्ता सुख मायने रख रहा है। यही कारण है कि वो पुलिस के संरक्षण में बैठकर बार बार वीडियो जारी कर रहे हैं कि आइए सरेंडर कीजिए, पार्टी को छोड़ दीजिए, जनता के लिए लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? ब्लूप्रिंट क्या है आपका? आपने 2 माह बीत गए हैं, आदिवासियों के लगातार नरसंहार हो रहे हैं, उनकी ज़मीन लूटा जा रहा है,
उनके यहाँ नए नए कैंप लगाए जा रहे हैं, उनकी महिलाओं की आबरू खतरे में है। आपने क्या किया? आपने क्या ब्लूप्रिंट दिया? सिर्फ बोल रहे हैं परिस्थिति बदल गई है, चीज़ बदल गया है। क्या बदल गया है? असल में आप बदल गए हैं, क्योंकि आपके लिए आरएसएस का वह तंत्र, मनुस्मृति, लाभार्थी उसके आप हैं और आप उसके लिए सफिशिएंट हैं कि आपको उसमें वह प्रतिष्ठा मिलेगा जो प्रतिष्ठा मनुस्मृति ने आपके लिए तय कर दिया है, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणवादी सोच के तहत आप आगे बढ़ रहे हैं। इस पत्र ने इस चीज़ को बहुत स्पष्टता से कहा है कि पार्टी को ख़त्म करना और संभव है। पार्टी को ख़त्म तभी हो सकता है जब उसके अंदर सरबराह लाइन कमज़ोर हो जाएगा। आगे लिखते हैं, हमारी पार्टी जिसका जन्म आधुनिक संशोधनवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष में ही हुआ है, गद्दार दक्षिणपंथी अवसरवादी विघटनवादी संशोधनवादी ताकतों जैसे बलराज उर्फ बच्चा प्रसाद सिंह, दर्शन पाल, अर्जुन प्रसाद सिंह, असीन उर्फ गगन उर्फ अनिल, वेणुगोपाल उर्फ सोनू, रुपेश और अंधराष्ट्रवादी संशोधनवादी हरमन गुट के खिलाफ संघर्ष करते हुए वैचारिक और राजनीतिक तौर पर मजबूत होकर उभरेगी। यहाँ पर कई नाम का जिक्र किया गया है, जिसमें कि मुख्य आपको दर्शन पाल हैं, बच्चा प्रसाद सिंह उर्फ बलराज हैं, अर्जुन प्रसाद सिंह हैं। अर्जुन प्रसाद सिंह से जब मैंने सवाल पूछा था, वो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम 12 में ही पार्टी को छोड़ दिए थे। और जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा था कि माओवाद यानी संकीर्णतावाद। इसके बाद भी उन्होंने कई इंटरव्यू दिए हैं, उस इंटरव्यू में भी उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया है और साफ साफ तौर पर कहा उन्होंने है अर्जुन प्रसाद सिंह ने कि मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव को वे गद्दार नहीं मानते हैं, और इस तरह उन्होंने अपनी अवस्थिति स्पष्ट कर दी। आगे लिखते हैं, ये जितने भी गद्दार पार्टी में पैदा हुए हैं उनके कारण हम वैचारिक, राजनीतिक और दार्शनिक रूप से शिक्षित ही हुए हैं, क्योंकि इन गद्दारों द्वारा गढ़े गए जन विरोधी सिद्धांतों के खिलाफ पार्टी ने लड़ते हुए मालेमा की समझ को साथियों में मजबूत करते हुए उसे और विकसित करने का काम किया है। इन बहसों पर हमारी पार्टी की तरफ से आए लेख विश्व सरबराह क्रांति में ऐतिहासिक योगदान है। इसी कड़ी में उत्तर तालमेल कमेटी जिसने जारी किया ये पर्चा, ये विज्ञप्ति, एनसीसी ने तय किया है कि वेणुगोपाल के नव प्रचंड आधुनिक संशोधनवाद को खारिज करना और भंडाफोड़ करना जरूरी है। आपके सामने मौजूद यह आलेख इसी से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि विघटनवादियों के खिलाफ हमारे इस पक्ष को आपकी मीडिया में स्थान जरूर मिलेगा। पता नहीं कितना मिलेगा, लेकिन उन्होंने संभावनाएं व्यक्त की है, तो देखना पड़ेगा कि जो मीडिया संस्थान जिसको उन्होंने संबोधित किया है, बड़े बड़े संस्थान, वे इनको कितना महत्व दे पाते हैं। आगे ये मीडिया से अपील करते हुए लिखते हैं, हम मीडिया से यह भी अपील करते हैं कि वे देश भर में हो रहे क्रांतिकारियों के कत्लेआम का विरोध करते हुए भारतीय दलाल शासक वर्ग के नापाक इरादों का भंडाफोड़ करें। हम सबको याद रखना चाहिए कि इनका अगला निशाना अर्बन नक्सल है, जिसमें वे सभी प्रगतिशील और उदार आवाज़ें शामिल हैं जिन्होंने बीजेपी आरएसएस के मंसूबों का लगातार विरोध किया है। अब सवाल सिर्फ माओवादियों के साथ खड़ा होने का नहीं है, बल्कि हिंदुत्ववादी मनुवादी राजनीति के विरोध करते हुए एक विकल्प देने का सवाल है। हमारी पार्टी ही केवल ब्राह्मणवादी हिंदुत्व फांसीवादी सरकार का वैचारिक, राजनीतिक और सैनिक तौर पर एक मजबूत विपक्ष पेश करती है। हम बोलते रहे हैं कि भारतीय राज्य का चरित्र लोकतांत्रिक मुखौटे की आड़ में बुनियादी रूप से एक निरंकुशतावादी ही है। अब हमारा स्टैंड शासक वर्ग के एक हिस्से को भी समझ में आने लगा है। जब शासक वर्गीय विपक्षी पार्टियां भी कह रही है
कि चुनाव का अब कोई मतलब नहीं रहा। ये बात बार बार कांग्रेस की तरफ से भी, आरजेडी की तरफ से भी उठा है, और जिस तरह से बिहार में चुनाव हुआ है और पूरी ताकत लगाने के बाद भी जिस तरह से राहुल गांधी ने कई बार स्ट्रीम करके उन्होंने साफ साफ बताया कि चुनाव की चोरी किस तरह से हो रही है, वोटों की चोरी किस तरह से हो रही है, और इन तमाम चीज़ों के बीच किस तरह से भारत की सत्ता, देश के तमाम चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई तमाम तंत्र पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में अब चुनाव कराने का ना कराने का कोई मायने मतलब नहीं रह गया है। और इस चीज़ को बार बार राहुल गांधी ने अपने पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी साफ साफ दिखाया है कि किस तरीके से एक ही चुनाव को हाईजैक किया जाता है। और बिहार चुनाव में तो इस पर बाकायदा मुहर लगा दिया है कि अब भाजपा को हराना असंभव ही नहीं, असंभव से भी अब असंभव हो गया है। और जिस तरह से पिछले दिनों, मैंने पिछले शताब्दियों में जिस तरह से भारत में मनुवादी शासन था, मनुस्मृति थी, उसको ख़त्म करने के लिए आपको अंग्रेज आए थे और बाकायदा बलपूर्वक उनको नष्ट किया गया था, अन्यथा वो हजारों साल तक इसी तरह विद्यमान रहते। अब अगर भाजपा सत्ता में पुनः आती है तो इनको ख़त्म करने के लिए भी किसी सशस्त्र ताकत का ही इंतजार करना पड़ेगा, भले ही वो माओवादी हो या फिर कोई और नाम से हो जो सशस्त्र संघर्ष कर सके, इनको खत्म कर सके। अन्यथा भाजपा को चुनाव के माध्यम से, आरएसएस को चुनाव के माध्यम से अब हटाना असंभव है। इस बात को तमाम विपक्षी पार्टियां भी साफ साफ तौर पर समझ गई है। यही कारण है कि बिहार की विपक्षी पार्टी मुख्यतः आरजेडी जो थी, उनके नेता तेजस्वी यादव कई बार चुनाव बहिष्कार करने की ही बात उन्होंने किया था। लेकिन जिस तरह से वो जोर लगाए थे और बड़ी तादाद पर वोट भी मिला था, तकरीबन 1,80,00,000 वोट मिलने के बाद भी उनको जो है मात्र 25 सीट मिले हैं। वहीं भाजपा को 94 लाख वोट मिला और वे जो हैं 89 सीट जीत गए। उसी तरह से जदयू, जिसे 90 लाख वोट मिला था, वो 83 सीट जीत गए। ये बड़ा सवाल है, 90 लाख वाला 89 सीट जीतता है और 1,80,00,000 वोट लाने वाला मात्र 25 सीट जीतता है। चुनाव का क्या मजाक है, इससे बड़ा उदाहरण दुनिया में और कुछ भी नहीं हो सकता। यही कारण है कि अब सीपीआई माओवादी ने भी साफ तौर पर कहा है, चुनाव का अब कोई मायने मतलब नहीं रह गया है। ये बात विपक्षी पार्टियां भी अब अच्छी तरह समझ चुकी है, कबूल कर चुकी है। आगे ये लिखते हैं, शासक वर्ग के एक हिस्से के समेत पूरा देश अब महसूस कर रहा है कि मौजूदा निरंकुश भारतीय राजनिरपेक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं करवा सकता है। हम सभी प्रगतिशील जनवादी मीडिया से अपील करते हैं कि वे स्वयं देखें कि क्या हम एक विपक्ष के रूप में ताकत हैं या नहीं। हम मतलब माओवादी। वे स्वयं देखें कि हमारे पास, माओवादियों के पास जन समर्थन है कि नहीं। जब हमारे कॉमरेड दंड कारण्य में शहीद हो रहे हो तो हमारे साथ लोगों का विशाल समुद्र रोया है। हम मीडिया कर्मियों से सवाल करते हैं कि बस्तर के आदिवासी उनके लिए महत्व क्यों नहीं रखते। यह कैसे संभव हो सकता है कि मीडिया यह नहीं जानती हो कि दंड कारण्य को वास्तव में किसने विकसित किया है। भारत की मीडिया का बड़ा खेमा एक ऐसा तंत्र है, ऐसे तंत्र में फंसा हुआ है जो कि बाकायदा शासक वर्गों के हमले का शिकार भी होता है, फिर भी वो उसी का गुण गाता है। इसी सिलसिले में मैं बताना चाहूँगा, एक मीडिया संस्थान है जिसके पत्रकार, मुख्य पत्रकार की हत्या कर दी जाती है इसी शासक वर्ग के, भाजपा के ही एक ठेकेदार के द्वारा, और वह जो है फिर भी शासक वर्ग का ही गुण गाता है, उन्हीं लोगों का गुण गाता है जिसने कि उनके प्रधान संपादक की हत्या किया था। बावजूद इसके
कि सीपीआई माओवादी ने उनको समर्थन दिया था और बताया था कि इसकी गहरी निंदा करते हैं। आज भी वो खुलेआम माओवादियों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और इससे सबक सीखने के बजाय वह उन्हीं मीडिया संस्थानों के या उन्हीं सत्ता के चाटुकार बन करके घूम रहे हैं जिसने कभी उनके मालिक की या उनके संपादक की हत्या कर दिया था। खैर, आगे इन्होंने लिखे हैं, हमारी पार्टी ने उनकी भाषा संस्कृति को संरक्षित करने और विकसित करने का काम किया है और लोगों को सबसे विकसित विचारधारा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद से लैस किया है। डेविड हार्वे जैसे बुद्धिजीवी अपने यूरोपियन केंद्रित परिप्रेक्ष्य से मार्क्स की पूंजी की व्याख्या करने में व्यस्त हैं, जबकि हमारी पार्टी में आदिवासी पृष्ठभूमि से आए पार्टी कार्यकर्ता डेविड हार्वे के यूरोपीय केंद्रित परिप्रेक्ष्य को नकारते हुए कॉमरेड मार्क्स की पूंजी को समझ रहे हैं और आदिवासी जनता को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। आर्थिक तौर पर हमने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए भरसक काम किया है, जिसकी एक मिसाल के तौर पर हमारी जनता सरकार के क्षेत्रों में भूख से कोई भी नहीं मरा है। ये महत्वपूर्ण चीज़ लिखे हैं। जनता सरकार के दरमियान जो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई है, सब चीज़ हुआ है, लेकिन वहाँ पर भूख से कोई भी नहीं मरा है। इतनी बेहिसाब गरीबी, इतनी बेहिसाब तंगहाली होने के बावजूद जिसकी की बात मीडिया में घाने लोग करते हैं, सरकार की तरफ से लोग करते हैं, लेकिन वहाँ पर भूख से एक भी आदिवासी की मौत नहीं हुई है। इतना ही नहीं, आदिवासी क्षेत्रों में, जनता सरकार के क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है और यहाँ तक कि वहाँ पर छोटी छोटी सड़कों का भी निर्माण माओवादियों ने किया है। वहाँ पर सोलर प्लेट के माध्यम से बिजली देने का काम भी माओवादियों ने किया है। वहाँ बाकायदा स्कूल खोले गए हैं, छात्रावास खोले गए हैं और वहाँ पर छात्रों को शिक्षित करने का भी तरीका माओवादियों ने ही दिया है। वहाँ छोटे छोटे नहर बनाए गए हैं, ये तालाब बनाए गए हैं जिससे पानी की सुविधाएं लोगों को मिल सके। यह भी काम माओवादियों ने किया, जो कि भारत सरकार को करना चाहिए था कायदे से। इतना ही नहीं, माओवादियों ने बाकायदा वहाँ पर घर बना करके लोगों को दिया है और उनको रहने के लिए व्यवस्था वहाँ किया है। ये काम भी सरकार करना चाहिए था। सवाल उठता है, ये चीज़ें सामने नहीं आ पाती है, क्यों नहीं आ पाती है? जवाब इसका सीधा सही है कि अगर मालूम हो जाए भारत सरकार को कि ये स्कूल माओवादियों ने बनाया है या यह पाउंड तालाब माओवादियों ने बनाया है या यह घर माओवादियों ने बनाया है या यह रोड माओवादियों ने बनाया है, तो उसको वे नष्ट कर देते हैं, तोड़ने के लिए आते हैं। बिहार के एक इलाके की बात बताऊं मैं आपको, जहां पर कि कई सारे लोगों ने मिल करके श्रम दे करके तालाब का निर्माण किया था। उस तालाब के लिए कई दशकों से, मतलब आज़ादी के बाद से ही बार बार जो चुनाव लड़ने के लिए आते थे MP या MLA पद के लिए, वो बार बार उस तालाब को बनाने की बात करते थे, नहीं बनाया। अंत में जनता ने मिल करके पार्टी के सहयोग से उस तालाब का निर्माण किया और इसके बाद जब वह बन के तैयार हुआ तो उसका उद्घाटन करने के लिए यही अर्जुन प्रसाद सिंह गए थे वहाँ पर, जिनके बारे में माओवादी ने अभी बयान दिया है कि मतलब वे अब बदल चुके हैं, माओवादियों के खिलाफ हो चुके हैं और वेणुगोपाल राव के साथ हो चुके हैं। उसे तोड़ने के लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स पहुंच गई थी, लेकिन लोगों के प्रतिरोध के कारण पुलिस उसे तोड़ नहीं पाई। ये घटना थी। इसके बाद एक और घटना घटी थी बिहार में ही, जहाँ पर कि एक स्कूल था, जिस स्कूल में कि हाई स्कूल था, जहाँ पर कि पढ़ाई बहुत कम हो रहा था, ना के बराबर। जब माओवादियों की तरफ से उनसे हेडमास्टर से पूछा गया तो भाई पढ़ाई क्यों नहीं करा रहे हैं आप हैं, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि भाई मेरे पास टीचर ही नहीं है, मेरे पास मात्र मैं एक हूँ और मेरे अलावा एक और टीचर है, बताइए हम किसको किसको पढ़ावें और किसको किसको ना पढ़ावें। इसके अलावा हमें जो है बार बार जो है सरकार बुलाती रहती है, कभी इस ऑफिस कभी उस ऑफिस कभी इस ऑफिस, तो हम कैसे पढ़ावें, क्या करें हम। माओवादियों ने उनके पास एक प्रस्ताव रखा और कहा कि आपको कितने टीचर चाहिए आप बताएं मुझे। उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्होंने मांग किया था सब संभवतः 6 टीचर का मांग उन्होंने किया था, मुझे अगर 6 टीचर और मिल जाते हैं तो हम अच्छी तरह से पढ़ाई करा सकेंगे।
माओवादियों के इस सवाल के जवाब पर जब हेडमास्टर्स ने 6 टीचर का मांग किया तो माओवादियों ने सीधा उन टीचर से कहा कि आपको जो भी सुयोग्य टीचर के लायक लगे आप उनको सिलेक्ट कर लीजिए, उनकी सैलरी हम देंगे। और इस तरह से उस हेडमास्टर ने अपने स्कूल के लिए 6 युवाओं को नौकरी पर रखा, जिसकी सैलरी प्रति माह माओवादी भुगतान करते थे। इस बात की खबर जब सरकार तक किसी तरह से पहुंच गई तो उन तमाम टीचरों के पास पुलिस फोर्स बाकायदा गई और धमकी दिया उनको कि तुम्हें परमानेंट कर लिया जाएगा, लेकिन तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुमको जो है टीचर में सैलरी जो है माओवादी दे रहा है, अर्थात तुमको गोली मार देंगे या फिर जेल में डाल देंगे। इस तरीके से उस टीचर को वहाँ पर किसी तरह से अस्थायी कर दिया गया। लेकिन सवाल खड़ा हो जाता है कि जब माओवादी किसी भी स्कूल को बनाते हैं या फिर वह टीचर की बहाली करते हैं तो उसको पुलिस तोड़ने के लिए आती है, तोड़ने के लिए पहुंचती है, अब ब्लेम माओवादियों के ऊपर लगाती है कि वो स्कूल तोड़ रहे हैं या इस तरह से कुछ घटनाएं कर रहे हैं, जो कि सरासर झूठ है। और इस झूठ का प्रचार इस तरह से किया जाता है मीडिया के माध्यम से मानो कि माओवादियों की जनता सरकार के इलाके में विकास कार्य नहीं हो रहा है। सच्चाई यही है कि माओवादियों ने ही दंडकारण्य का हो या फिर उन तमाम ग्रामीण क्षेत्रों का जो बिहार में है या अन्य जगह पर है, वहाँ पर भी माओवादियों ने ही डेवलपमेंट किया था। एक और स्कूल की मैं बात बताना चाहूँगा आपको, आप दर्शकों को, जहाँ पर कि स्कूल बाकायदा माओवादियों ने खड़ा किया बच्चों के लिए, क्योंकि दूसरे सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। उन्होंने एक टाट और मिट्टी का बनाया हुआ एक स्कूल खड़ा किया किसी तरीके से, और उसके टीचर्स की बहाली की वहाँ पर। टीचर्स के सैलरी भी वहाँ पर वो खुद देते थे, जनता के सहयोग से देते थे। और बाद में जब बहुत दिन चलता रहा स्कूल और तब जाकर के सरकार ने उसको अपने हैंड ओवर कर लिया। सवाल उठता है कि जब सरकार को जो ही मालूम होता है कि किसी स्कूल को माओवादी चला रहे हैं या किसी डिस्पेंसरी को माओवादी चला रहे हैं या किसी अन्य तरह की सुविधाएं माओवादी दे रहे हैं या किसी घर का निर्माण माओवादी किए हैं, तो पुलिस उनको तोड़ने के लिए पहुंचती है। तो आखिर इस बात को अति गोपनीयता रखना बहुत ज़रूरी होता है। यह एक तल्ख हकीकत है उन क्षेत्रों में जहां माओवादियों की जनता सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही जो मीडिया से निकल के आता है, जब माओवादियों का मार्च करता है स्क्वाड या जनता सरकार के इलाके में, प्रभाव इलाके में जब चीज़ें चलती है तो वहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं होता। ये सच्ची हकीकत है। उन इलाकों में चोरी डाके जारी नहीं होती है। महिलाएं 2 बजे रात में भी घूम सकती है, जबकि भारत सरकार के अधीन जो देश का बाकी हिस्सा जहां माओवादी प्रभाव नहीं है, वहां पर लड़कियां रात तो छोड़िए दिन में भी उनको वो सुरक्षित महसूस नहीं करती है। भले ही अमित शाह गाल जाते हुए बोल दें कि उत्तर प्रदेश के राम राज्य में लड़कियां 2 बजे रात में भी जेवर पहन करके घूम सकती है, हकीकत यही है कि लड़कियां दिन में भी सुरक्षित नहीं है। कभी भी उनको उठा लिया जाता है, कभी शहीदों के द्वारा, कभी अपराधियों के द्वारा और कभी पुलिस के द्वारा भी। हाथरस कांड या बहुत सारे कांड इसके ठोस गवाह हैं। और जब पत्रकार इसको एक्सपोज करने के लिए पहुंचते हैं, उन पत्रकारों को ही मारा जाता है, जेल में डाला जाता है, यहाँ तक कि उनकी हत्या तक भी कर दी जाती है। ये इस सरकार की हकीकत है। यही कारण है कि जब माओवादी अपने क्षेत्र में विकास करते हैं तो वो अति गोपनीयता का भाव रखना पड़ता उन लोगों को है। किसी तरह से सरकार के पास इसकी खबर न पहुँचे, अन्यथा खबर मिलते ही अगले दिन पुलिस पहुंच जाती है उसको तोड़ने के लिए, ध्वस्त करने के लिए। पत्रकारों ने भी कई सारे छात्रावास स्कूल को दंडकारण्य में ही दिखाया है, जिसे कि पुलिस आए दिन तोड़ती रहती है, धमकाती रहती है, बच्चों के जूते तक को जला देती है, किताबों को जला देती है। सवाल उठता है कि सरकार ही असल में विकास की विरोधी है। ये चेहरा साफ साफ दिखना चाहिए लोगों के बीच में और साफ होना चाहिए। माओवादी जब आज पत्रकार से अपील कर रहे हैं तो सवाल यही है कि पत्रकार भी कितना इसको बता पाएंगे, क्योंकि पत्रकार जो ही इस चीज़ को एक्सपोज करेंगे कि फलना स्कूल जो है माओवादियों ने बनाया है, फलना डिस्पेंसरी या चिकित्सा केंद्र माओवादियों ने स्थापित किया है, तो पुलिस उसे आकर के तोड़ने जाती है।
तो यह भी खतरे से खाली नहीं है। इसलिए मैंने भी जिस जगह का बारे में बताया, तालाब के बारे में या फिर स्कूल के बारे में 2 उदाहरण दिए, मैं जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ कारण कि जो ही मालूम होगा पुलिस को तो उसको तोड़ने के लिए पुलिस वहाँ पर अगले ही दिन पहुँच जाएगी और फिर एक नया अध्याय शुरू होगा और शिक्षा के दौर का, जो कि भाजपा की मनुस्मृति सरकारवादी सरकार जो है लगातार स्कूलों को बंद कर रही है, तबाह कर रही है। और सिर्फ गुजरात में ही लाखों स्कूल बंद कर दिए गए। राम राज्य उत्तर प्रदेश में 55,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया, झारखंड में स्कूलों को बंद कर दिया गया, हरियाणा में स्कूलों को बंद कर दिया गया। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, स्कूल खत्म होते जा रहे हैं, कैसी बात है। एक आंकड़ा लगाया गया था, लगभग 3-3.5 लाख स्कूल भाजपा सरकार ने इन 11 साल के दरमियान बंद किए हैं। सवाल है, इतनी बड़ी तादाद में जब बंद कर रहे हैं अगर आप है तो करोड़ों लोगों को शिक्षा से आप दूर भी कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ही इस सरकार के लिए, भाजपा की सरकार के लिए वह खतरा है कि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे, लोग सवाल पूछेंगे, जब लोग सवाल पूछेंगे तो भाजपा के पास का कोई जवाब नहीं है। परिणाम है कि दमन करेंगे और चीज़ें पलटने लगेगी। बहरहाल इसलिए इन्होंने स्पष्ट कहा है कि इनके क्षेत्र में भूख से कोई नहीं मरा है, जबकि उड़ीसा में भात भात कहती हुई लड़की मर जाती है और पूरी मीडिया इस बात को छिपाने में लग जाती है वो भूख से नहीं मरी, बीमारी से मरी है। आगे ये लिखते हैं, समाजशास्त्र और राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले कई विद्वानों ने हमारी उपलब्धियों को स्वीकारा है, जरूर स्वीकारा है, लेकिन जगह का नाम बताते हुए नहीं, क्योंकि जगह का नाम जो ही बताया जाता है पुलिस इसे तोड़ने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन ये सारे विद्वान स्वीकारते हैं कि माओवादी के इलाके में विकास का पैमाना काफ़ी ऊंचा है। लड़कियां रात में भी चल सकती है, घरों में डाकेजनी नहीं होती है, चोरी, हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं होती है। अगर होती है तो वो सिर्फ यहाँ की पुलिस करती है, जाकर के वहाँ पर हत्याएं यहाँ की पुलिस करती है। आदिवासी समाज में जहाँ माओवादी इलाका है, जहाँ क्षेत्र का सरकार है, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं होता है। इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है और कहा जाना चाहिए। आगे ये लिखते हैं, हम मीडिया से अपील करते हैं कि वे खुद देखें कि असल में आदिवासी किस प्रकार का विकास का मॉडल चाहते हैं। मीडिया को यह जानना चाहिए कि आदिवासियों ने साम्राज्यवाद के विकास मॉडल, एक ऐसा मॉडल जिसके कारण हिमालयी क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन के कारण हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी, को नकार दिया है और वे उनके आदर्श शहीद कॉमरेड हिडमा की जनताना सरकार के विकास का मॉडल पूंजी के विस्तार की लालच पर आधारित न होकर लोगों की ज़रूरतों पर आधारित एक वैकल्पिक जन लोकतांत्रिक राज्य के साथ हैं। परंतु अमेरिकी साम्राज्यवाद समर्थित भारतीय राज्य की हमारे आंदोलन से जुड़ी हुई हत्यारी नीतियों ने जनसंहार की सारी सीमाएं पार कर ली है। हम मीडिया से पूछते हैं कि जनसंहार पर चुप रहना क्या उसका समर्थन करने जैसा नहीं है। दुनिया 1871 के पेरिस कम्यून का समर्थन करती है, परंतु उनको दंड कारण, जो कि वास्तव में उस समय के पेरिस से इलाके और जनसंख्या के हिसाब की तुलना में बड़ा है, में जनता सरकार की उपलब्धियों का समर्थन करने से कौन सी ताकत रोकती है। आदिवासी बहुल माओवादी आंदोलन विश्व स्तर की मीडिया का भरपूर समर्थन क्यों नहीं हासिल कर पाया? क्या इसका कारण यूरोपियन केंद्रीयतावाद है? क्या नस्लवाद और ब्राह्मणवाद इसका कारण है? हमारी पार्टी के नेतृत्व में दंड कारण की आदिवासी जनता फिलिस्तीन की मुक्ति संघर्ष और यूरोपियन विश्वविद्यालयों के छात्रों के विरोध करने के अधिकारों के साथ खड़ी रही है। क्या उनके लिए हमारे साथ खड़ा होने का समय नहीं है? ये माओवादियों की जारी किया गया प्रेस विज्ञप्ति है, जिसे कि उत्तर तालमेल कमेटी ने जारी किया है। मैं फिर बता दूं, इसमें किन्हीं का नाम नहीं है और पहली बार मैंने भी इस कमेटी का नाम सुना है, लेकिन निश्चित तौर पर यह माओवादियों द्वारा जारी किया गया पर्चा है और मुझे इस बात का भी अंदेशा है कि इस पर्चा को तैयार करने के लिए
आदिवासी ही समाज के लोगों ने इसे तैयार किया है, दंडकारण्य के ही लोगों ने तैयार किया है, क्योंकि भाषा का लिखने का जो पद्धति है, जो शैली है, वो शैली आपको आदिवासी समाज के ही लोगों के द्वारा लिखी गई लगती है। और चूंकि इन्होंने हिडमा का मॉडल का नाम इस्तेमाल किया है, इसलिए बिल्कुल इसे साफ जाहिर होता है कि आदिवासी ही, दंडकारण्य के आदिवासियों की तरफ से ही ये पर्चा जारी किया गया, ये विज्ञप्ति जारी की गई है। और इसी के साथ मैं बता दूं एक चीज़ और आपको, वह युवा, वह लड़का हिडमा, मांडवी हिडमा, जो कि महज 17 साल की उम्र में सीपीआई माओवादी में शामिल हुआ था, और उस हिडमा ने जिस कारनामे को अंजाम दिया, जिस ऊंचाइयों तक आदिवासियों के संघर्ष को पहुंचाया, और जिसने विकास का एक नया मॉडल, हिडमा मॉडल दिया, देश के सामने रखा, उस अनपढ़ आदिवासी युवा ने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। और यही दिखाता है कि माओवादियों ने आदिवासियों का विकास किस हद तक किया है, कितनी अच्छी परवरिश उन्होंने अपने ही नागरिकों को मुहैया कराई है। हिडमा, जो कि आदिवासी समाज से आता था, जानकार बताते हैं वो कई भाषाओं के जानकार हैं और थे, चूँकि सरकार ने उनकी हत्या कर दी है, इसलिए, लेकिन वे कई भाषाओं के जानकार थे और फर्राटे के साथ अंग्रेजी बोलते थे। यह काम भारत सरकार के अधीन रहने वाली जनता के बीच में भी अकल्पनीय है, जहाँ पर कि इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए गए हैं, फिर भी लोग फर्राटे के साथ इंग्लिश स्पोकन नहीं कर सकते। ये एक बड़ा अंतर है माओवादियों के, जनता सरकार के बीच और भारत सरकार के बीच। भारत की सरकार जो है ये ब्राह्मणवादी, फांसीवादी तंत्र के तहत चल रही है, और यही तंत्र अब वेणुगोपाल के लिए मुफीद बन गया है। इस मुफीद के साथ अब वो अपनी सरकार चला रहे हैं, देश में स्थापित कर रहे हैं। तमाम दल जो कि पक्षी पार्टियां हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस, वह भी अब इस बात को महसूस कर ली है कि चुनाव के माध्यम से अब इस देश में बदलाव नहीं हो सकता, और भाजपा को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उसको जबरन हथियार के बल पर खत्म ना कर दिया जाए। आरएसएस इतनी मजबूती से देश के अंदर में घुस गया है, समा गया है। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। साथ ही बताना चाहेंगे आपको, हम हमारे ऊपर भी लगातार हमले हो रहे हैं, हमारे चैनलों को बंद कराने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश के खिलाफ ही हम लड़ रहे हैं। आप भी आवाज़ उठाइए और हमारे साथ संघर्ष में, बोलने के संघर्ष में शामिल रहिए। नमस्कार। इसके साथ दोस्तों कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल से अगर सहमत हैं या फिर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल चलता रहे, तो हमें आर्थिक सहयोग देने का भी प्रयास कीजिए। हमारे वीडियो के शुरू में ही एक QR कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से भी स्कैन करके मुझे आप मदद भेज सकते हैं, या फिर हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं जो 89 रुपये का है और एक 159 रुपीज़ का है। इसके अलावा भी आप हमें थैंक्स बटन का भी इस्तेमाल करके मुझे आप आर्थिक मदद पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।